नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। तो साथियों, हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू किया था और इंडियन नेशनल मूवमेंट के तहत लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, है ना। लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंप्लीट कर लिया था कि कब ये मूवमेंट जो था ये शुरू हुआ था और इस मूवमेंट के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज की गई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई ये जो मूवमेंट जब हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में फैल रहा था तो वहां पे कौन से ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया या इसे दिशा प्रदान करने की कोशिश की थी। तो इसी सिलसिले में विस्तार को जाना और विस्तार के साथ साथ हमने ये जाना था कि भाई इस आंदोलन में समाज के किन वर्गों ने हिस्सा लिया था, कौन कौन से सेक्शन थे सोसाइटी के जो पार्टिसिपेट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है, जिसे कहा जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो मैंने आपको स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ाया था, है ना। स्वराज पार्टी जिसका गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा और एस श्रीनिवास जिसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो जब स्वराज पार्टी का गठन किया गया था तो हमने पढ़ा था कि भाई स्वराज जो पार्टी है इसके अचीवमेंट्स क्या थे। तो हमने जाना था कि भाई जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ था उसमें 101 में से लगभग 62 सीटें स्वराज पार्टी को मिलती हैं, है ना। मध्य प्रांत में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार होती है। बंगाल में इन्हें बंगाल की ये सबसे बड़ी पार्टी होती है। तो इस तरीके से इनके अचीवमेंट पढ़ते हुए हमने एक चीज ये भी जानी थी कि इन लोगों ने, क्योंकि इनका मकसद क्या था, इनका मकसद था कि जो 1919 का शासन भारत शासन अधिनियम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया था उस एक्ट में जो कमियां थी उन कमियों को उजागर करना, है ना। और सरकारी कामकाज को बाधित करना, क्योंकि चुनाव लड़ने का मकसद इनका इसीलिए था। इन्होंने यही कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के अपने प्रांत और सेंटर की जो असेंबलीज हैं उन असेंबली में एज ए मेंबर पहुंचेंगे और फिर इस एक्ट की जो कमियां हैं वो हम विधानमंडल में सभापति के सामने रखेंगे, यानी अंग्रेजों की पोल खोलनी थी। तो उसी के तहत अचीवमेंट में ही हमने एक चीज पढ़ी थी कि इसी स्वराज पार्टी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह सलाह दी थी कि भाई लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया जाए, जो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए लंदन के अंदर और वहां पे भारतीयों को साथ बिठा के और भारत के संवैधानिक विकास को लेकर चर्चा की जाए। तो ये स्टार्टिंग वहां से होती है, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा साइमन कमीशन के बारे में जिसका गठन 1927 में होता है, पर ये 1928 फरवरी में हिंदुस्तान आता है, 2 बार हिंदुस्तान की यात्रा करता है और हिंदुस्तान की तमाम जो उस समय की पॉलिटिकल कंडीशंस थी और जो भारतीय राजनीतिक चेतना का स्तर था उसको भी इन्होंने जानने की कोशिश की। साथ ही साथ इंडियंस की डिमांड क्या थी उसको भी जानने की कोशिश की। तो इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट के ऊपर भी चर्चा होनी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इसीलिए ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं कि भाई ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक था, कहां पे इसका आयोजन किया गया, इसका अध्यक्ष कौन था, उद्घाटन किसने किया था, कितने मेंबर इसमें शामिल हुए थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से और सबसे पहली चीज यही है कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था। तो इसका आयोजन किया जाता है साथियों 12 नवंबर 1930 से लेके 13 जनवरी 1931 तक, यानी 12 जनवरी 1930 से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है और 13 जनवरी 1931 में जाके ये खत्म होती है। एक लंबी चर्चा थी और ये पहला अवसर था जब अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ मिलके, यानी भारतीयों को एक तरीके से बराबरी का दर्जा देके अपने साथ ही अपने सामने चेयर्स पे बिठा के एक टेबल के इर्द गिर्द सभी लोग बैठते हैं, एक राउंड टेबल के इर्द गिर्द। तो पहली बार बराबरी का दर्जा यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, भारतीयों को। तो ये 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1930 तक इसका आयोजन किया जाता है। कहां पे आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन किया जाता है साथियों लंदन में, ठीक है। लंदन में एक जगह थी सेंट जेम्स पैलेस। तो जो सेंट जेम्स था उसके पैलेस में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और इस समय बात करें
तो जो ब्रिटेन का सम्राट था, ठीक है, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने क्या किया था, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, कौन से वाले का, फर्स्ट का, इस कॉन्फ्रेंस का क्या किया था, उद्घाटन किया था। जो इनोग्रेशन है वो जॉर्ज पंचम ने की थी। और जॉर्ज पंचम कौन था, तो ये भी ब्रिटेन का किंग था, ब्रिटेन का सम्राट था। तो अभी तक 3 चीजें हमने जानी है कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में होता है। इसका आयोजन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक होता है। और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था ब्रिटेन के राजा ने, जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। ठीक है, इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया लंदन में? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था साथियों रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं? इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे के पूरे सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड को। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जिसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्यों किया गया, कहां पे किया गया, कब से कब तक किया गया, किसने इसका उद्घाटन किया और कौन इसकी अध्यक्षता करता है। तो इसकी अध्यक्षता करता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, याद रखेंगे। तो अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने की थी और उसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने, और ये कौन था? ब्रिटेन का राजा था। कहां पे इसका आयोजन किया गया? तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था 12 नवंबर 1930 से लेके 13 जनवरी 1931 तक। ठीक है, इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। ठीक है, 1926 में बन के आता है लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय। तो साइमन कमीशन के टाइम वायसराय लॉर्ड इरविन है, नेहरू रिपोर्ट के टाइम वायसराय लॉर्ड इरविन है। ठीक है, गांधी जी ने अपनी डिमांड्स किसे लिखी थी, जो 11 डिमांड्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो भाई वो भी लॉर्ड इरविन को लिखी थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे जब ये मूवमेंट शुरू होता है, उस समय भारत का वायसराय कौन है? तो लॉर्ड इरविन है। कुल मिला के बात यह है कि हमें याद रखना है 1926 से लॉर्ड इरविन जो है वो एज अ वायसराय इंडिया में अपॉइंट कर दिया गया था, ब्रिटेन से इसको नियुक्त करके भारत में भेजा गया था। तो ये सवाल भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये घटना हुई तो वायसराय कौन था, ये वाली घटना हुई तो वायसराय कौन था। तो अलग अलग समय में ये सारी चीजें पूछी गई हैं, इसलिए इनके ऊपर ध्यान रखना है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है, क्या नाम है? रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन के सम्राट का नाम याद रखना है, क्या नाम है? जॉर्ज पंचम। ठीक है, कहां पे उद्घाटन हुआ? तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में इसका आयोजन होता है। कब से कब तक? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। ठीक है, और इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था साथियों लॉर्ड इरविन। याद रखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये वाला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब आयोजित किया गया था लंदन में, तो उस समय इंडिया में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में उस समय क्या हो रहा था? तो हिंदुस्तान में तो शुरू हो चुका था। तारीखों को अगर देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है, 12 मार्च 1930 याद है? 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? दांडी यात्रा शुरू की थी गांधी जी ने। कहां से? साबरमती आश्रम से शुरू की थी। कहां तक पहुंचना था? तो उन्हें गुजरात के दांडी, गुजरात में एक समुद्र तट था दांडी, वहां तक पहुंचना था। दांडी किस जिले में पड़ता है गुजरात के? तो नवसारी जिले में पड़ता है। यूपी पीजीटी में, यूपी जीआईसी में ये सवाल पूछा गया। ठीक है ना? तो ये इस समय क्या हो रहा है? उसके बाद उन्होंने क्या किया? 6 अप्रैल 1930 से शुरू कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इंडिया में, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते कांग्रेस जो है फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। गांधी जी मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अंग्रेजों के साथ क्या करना था? अंग्रेजों की किसी भी बात को नहीं मानना था। मैंने आपको बताया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सामने वाले ने जो भी आदेश दिया है उस आदेश का उल्लंघन करना है, उसे मानना नहीं है। ठीक है, इसको सिविल नाफरमानी भी कहते हैं कि जितने सरकारी आदेश हैं उनको मानने से इनकार कर देना है, चाहे वो कानून हो चाहे वो नीतियां हो। तो अभी अंग्रेजों ने आयोजित किया था, तो कांग्रेस इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही है हिंदुस्तान में, जिसके चलते पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपी टीजीटी में, यूपी पीजीटी में।
कि कांग्रेस ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो कांग्रेस ने पहले वाले में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये याद रखेंगे। हालांकि उन्होंने तीसरे में भी नहीं किया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो हम याद रखेंगे पहले में शामिल नहीं होती है कांग्रेस, दूसरे वाले में शामिल हो जाएगी। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों शामिल हुई, क्या कारण था। तो याद रखेंगे कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कुल मिला के 89 रिप्रेजेंटेटिव थे, 89 प्रतिनिधि थे। इन प्रतिनिधियों में कुछ प्रतिनिधि थे ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके, कुछ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि थे भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी तरफ से, और साथ ही साथ इंडिया के अंदर क्या था, देसी रियासतें थी, तो कुछ प्रतिनिधि देसी रियासतों के थे। तो कुल मिला के 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी ने जब दांडी यात्रा शुरू की थी तो उनके साथ कितने लोग थे, तो उनके साथ 78 लोग थे, याद रखेंगे। और जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में, तो वहां कितने रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, तो भैया वहां पे शामिल होते हैं 89 रिप्रेजेंटेटिव। और इन 89 प्रतिनिधियों में 13 प्रतिनिधि तो ब्रिटेन की तरफ से ही थे, जो ब्रिटेन की पॉलिटिकल पार्टी थी वहां से शामिल थे। बाकी बचे हुए 76 जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भारत की तरफ से थे, हिंदुस्तान की तरफ से थे। और इन 76 में भी 16 जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो देसी रियासतों से थे, और बाकी बचे हुए भारतीय जो पॉलिटिकल पार्टीज या इंडिया की जो सोसाइटी है उसके जो अलग अलग सेक्शन थे उनका रिप्रेजेंटेशन करने वाले जो इंडियन लीडर थे वो एज ए पार्टिसिपेंट इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। तो याद रखना है 78 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जिनमें से 76 प्रतिनिधि भारतीय थे, 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। याद रखेंगे 89 में से 13 ब्रिटेन की तरफ से हैं, 76 इंडियन है। इन 76 में भी 16 देसी रियासतों की तरफ से हैं, और बाकी बचे हुए इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज या फिर भारतीय अलग अलग जो वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी भारत में, ठीक है, उसके कौन कौन से प्रतिनिधि शामिल होते हैं, मुस्लिम लीग से कौन कौन से प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ठीक है, इंडियन लिबरल फेडरेशन से कितने प्रतिनिधि शामिल होते हैं, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने किया, ठीक है, जो सिख कम्युनिटी है उसका प्रतिनिधित्व किसने किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को भी देखेंगे। तो बात करें बीएस मुंजे और एमआर जयकर की। बीएस मुंजे और एमआर जयकर ये हिंदू महासभा से थे और इन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो बीएस मुंजे और एमआर जयकर का नाम याद रखेंगे कि भाई ये हिंदू महासभा के प्रतिनिधि थे और इन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सिखों की बात करें तो सिख कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने, सरदार संपूर्ण सिंह ने, ठीक है। सरदार संपूर्ण सिंह जो है वो सिख कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिखों की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह शामिल होते हैं। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की बात करें, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की बात करें तो इसकी तरफ से कौन शामिल होता है, तो तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री, सीवाई चिंतामणि, ये 3 लोग शामिल होते हैं, ठीक है ना। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ये भी पॉलिटिकल पार्टी थी हिंदुस्तान की, तो इसकी तरफ से 3 प्रतिनिधि शामिल होते हैं पहले गोलमेज सम्मेलन में। कौन कौन, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और सीवाई चिंतामणि, ठीक है। हिंदू महासभा की तरफ से कौन कौन शामिल होता है, तो मुंजे साहब और एमआर जयकर, ये हिंदू महासभा की तरफ से शामिल होते हैं। सिख कम्युनिटी की तरफ से कौन शामिल होते हैं, तो वो होते हैं सरदार संपूर्ण सिंह, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन की बात करें या जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी भारत में, ठीक है ना, भारतीय जो ईसाई थे उनका प्रतिनिधित्व किया था इस गोलमेज सम्मेलन में केटी पोल ने। केटी पोल जो थे वो किसके प्रतिनिधि बन के शामिल होते हैं पहले गोलमेज सम्मेलन में, तो केटी पोल साहब जो है वो भारतीय ईसाई या फिर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की तरफ से एज ए रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है। ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन अगर हम 2 से 3 बार इस चीज को सुनते हैं, थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये ध्यान में बैठ जाएगा कि सिख कम्युनिटी की तरफ से कौन शामिल है, सरदार संपूर्ण सिंह। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की तरफ से 3 लोग हैं, कौन कौन, श्रीनिवास शास्त्री,
CY चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, ईसाइयों की तरफ से कौन है? केटी पोल। और हिंदू महासभा की तरफ से कौन है? तो MR जयकर साहब और VS मुंजे, ये हिंदू महासभा की तरफ से शामिल थे। इसके अलावा अगर बात करें देसी रियासतों की तरफ से, तो देसी रियासतों में जो राजस्थान थे, राजस्थान यानी जो राजपूताना रियासतें थी, उनकी तरफ से 3 शासकों ने भाग लिया था। 3 शासक थे, 3 राजा थे जिन्होंने राजपूताना की तरफ से भाग लिया था पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और वो 3 किस किस रियासत से थे? एक बीकानेर रियासत से थे, एक धौलपुर रियासत से थे और एक अलवर रियासत से थे। अलवर के शासक थे जयसिंह, धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह और बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। तो ये तीनों, महाराजा गंगा सिंह, उदयभान सिंह और जयसिंह, ये तीनों राजपूताना रियासतों के प्रतिनिधि के तौर पे शामिल होते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है कि इधर से कितने शामिल होते हैं, तो भाई इन रियासतों की तरफ से 3 शासक शामिल होते हैं। पूछ लिया जाता है कौन कौन सी 3 रियासतें थी, तो बीकानेर रियासत, धौलपुर रियासत, अलवर रियासत। फिर वो थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं कि बीकानेर रियासत से किसने भाग लिया था पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो बीकानेर रियासत से शामिल होते हैं महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, धौलपुर रियासत से कौन शामिल हुआ, तो धौलपुर रियासत के शासक थे उदयभान सिंह और ये पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अलवर के जयसिंह थे जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये याद रखने वाली हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ोगे तो इनसे जुड़े हुए किस्से भी आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भी हिंदुस्तान के अंदर दावा करती थी कि भाई हम मुस्लिम कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मुस्लिम लीग को उस समय कौन संचालित कर रहा था? आगा खां और सफी, मोहम्मद शफी। हमने पढ़ा था कि जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट के बाद के ऊपर डिस्कशन के लिए, रिव्यू के लिए जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, तो उसमें जिन्ना ने 3 बातें रखी थी। ठीक है, कि भाई ये 3 संशोधन नेहरू रिपोर्ट में होने चाहिए। जब नेहरू रिपोर्ट में वो तीनों संशोधन नहीं किए गए तो जिन्ना नाराज हो गए और उसके बाद मिल जाते हैं मोहम्मद शफी के गुट वाली मुस्लिम लीग के साथ, है ना। तो अब ये तीनों ही शामिल होंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और हमने ये भी जाना था कि जब ये जिन्ना चले जाते हैं मोहम्मद शफी के साथ में, तो फिर क्या फैसला लिया जाता है दिल्ली में? यही फैसला लिया जाता है कि अब जो है, अब से कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। तो इधर से कांग्रेस भी कहती थी कि भाई हम भी मुस्लिम, भारतीय मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मुस्लिम लीग का भी यही दावा था। तो कांग्रेस शामिल हुई नहीं थी, तो मुस्लिम लीग की तरफ से कौन कौन शामिल हो रहा है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? तो एक मोहम्मद शफी, आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना, साथ ही एक व्यक्ति हो रहे हैं, 4 लोग शामिल होते हैं जिसका नाम है फजलुल हक। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक, ये 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, राजस्थान की 3 रियासतें हैं। बीकानेर रियासत से महाराजा गंगा सिंह, धौलपुर रियासत से महाराजा उदयभान सिंह, अलवर रियासत से महाराजा जय सिंह। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग से 4 लोग हैं। कौन कौन? मोहम्मद शफी, आगा खां, इनके साथ कौन आया? जिन्ना साहब, तो मोहम्मद अली जिन्ना और एक फजलुल हक, याद रखेंगे। और इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन से कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, श्रीनिवास शास्त्री, CY चिंतामणि, ये इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के सदस्य थे जो उधर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, दलित वर्ग की अगर बात करें, ठीक है, तो दलित वर्ग के प्रतिनिधि थे हिंदुस्तान में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। तो अम्बेडकर साहब जो है वो दलित वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो याद रखेंगे 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। कहां पे? लंदन में। लंदन के भी कहा, तो प्रॉपर बात करें तो सेंट जेम्स पैलेस में। किसने उद्घाटन किया? ब्रिटेन के राजा ने, जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्यों बात की हमने? क्योंकि भाई इसे उसका उस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। कुल कितने उस समय भारत का वायसराय कौन है? तो लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय है। कितने रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं? तो 89, 89 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, 13 ब्रिटेन की तरफ से हैं, बाकी बचे हुए 76 हिंदुस्तान की तरफ से हैं। इन 76 में 16 देसी रियासतों के प्रतिनिधि हैं। फिर स्पेसिफाई कर लेंगे, हिंदू महासभा से MR जयकर साहब और VS मुंजे। सिख कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन किसने किया? सरदार संपूर्ण सिंह ने।
उसके बाद में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की तरफ से 3 लोग, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, सीवाई चिंतामणि। ठीक है। मुस्लिम लीग की तरफ से 4 लोग, मोहम्मद शफी, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक। ठीक है। दलित वर्ग का प्रतिनिधि कौन था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये दलित वर्ग से थे। एंग्लो इंडियन या भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? केटी पॉल साहब ने। और राजस्थान के जो रियासत थी वहां से 3 राजा आते हैं, बीकानेर के गंगा सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह और अलवर के जय सिंह। इस तरीके से रिवाइज करते रहेंगे तो सेकंडों में याद हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे कि भैया हुआ क्या फिर। अब जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होता है, डिस्कशन स्टार्ट होता है इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने अपने लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही थी। मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए रिजर्वेशन की बात की, साथ ही साथ ये कहा कि भाई हमारे चुनाव में हमारे लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या है, हम माइनॉरिटी में है, तो हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए चुनाव के लिए हमारे जो क्षेत्र है, क्षेत्र आरक्षित हो, साथ ही साथ हमारी सीटें आरक्षित हो। ठीक है। इसी तरीके की बात किसने की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जो कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने भी ये कहा कि भाई दलित वर्ग भी माइनॉरिटी में और इनका शोषण सदियों से होता हुआ आ रहा है, इनको सशक्त और अगर मजबूत करना है तो इनके लिए जरूरी सबसे बड़ी चीज यही है कि भाई इन्हें भी सत्ता में शामिल किया जाए। तो इनको सत्ता में शामिल कैसे किया जा सकता है? तो इनको सत्ता में शामिल किया जा सकता है कि भाई इनके लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी इनके लिए भी सीटें रिजर्व होनी चाहिए और इनके लिए भी एरियाज जो है वो रिजर्व किए जाने चाहिए। ठीक है। तो यही डिमांड जो है बी आर अम्बेडकर साहब कर देते हैं। लेकिन इन दोनों डिमांड के ऊपर ही आम सहमति नहीं बन पाती है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग प्रतिनिधि आए हुए थे। तो जब डिस्कशन हुआ तो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इस बात का अपोज किया। तो इन मुद्दों पे तो ज्यादातर सहमति नहीं बन पाती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, उनको देखते हैं। तो सम्मेलन में मुस्लिम लीग क्या करती है? मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड की? तो भाई इन्होंने डिमांड की थी पृथक निर्वाचन मंडल की। अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि दलित वर्ग के लिए भी क्या होना चाहिए? पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। ठीक है। लेकिन सहमति नहीं बन पाती है। तो क्या निष्कर्ष निकला? क्या फर्स्ट राउंड टेबल का कोई निष्कर्ष या कोई कंक्लूजन निकला? तो कुछ बातें निकल के सामने आई थी। वो क्या क्या बातें थी कि ब्रिटिश सरकार जो थी ना, वो कुछ बातों पे सहमत हो गई थी। वो बातें कौन कौन सी थी? कि एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जा सकता है, इस बात पे वो सहमत हो गए थे। प्रांतों में क्या होगा? पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सकती है, ये बात भी मान ली थी अंग्रेजों ने कि भाई अखिल भारतीय संघ का निर्माण कर देंगे। क्योंकि ये चीजें क्या है, नेहरू रिपोर्ट को अगर आप दोबारा रिवाइज करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, वही है यहाँ। ठीक है ना। तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि हम इस बात से भी सहमत हैं कि जो आपके स्टेट हैं, जो आपके प्रांत हैं, उनमें हम पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर देंगे। मतलब जो प्रांत हैं उनके अंदर इंडियंस जो है वो चुनाव लड़के आएंगे, वो अपनी सरकार स्थापित कर ले, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करे इलेक्शन में और चुनाव जीत के आए, अपनी सरकार बनाए और अपने इंटरनल मामलों में वो फ्री रहेंगे। याद रखना, सिर्फ स्टेट की बात की है, सेंटर की बात नहीं की है। तो प्रांतों में उत्तरदायी, पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना पे भी अंग्रेज सहमत हो गए थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई केंद्र में क्या होगा? द्वैध शासन होगा। ठीक है ना। केंद्र में क्या होगा? द्वैध शासन होगा। ये चीज हमें जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक। तो ये 3 बातें थी जिसके ऊपर अंग्रेज सहमत हो गए थे। कौन कौन सी? अखिल भारतीय संघ का निर्माण कर दिया जाएगा, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जाएगी और केंद्र में क्या होगा? द्वैध शासन स्थापित कर दिया जाएगा। चलिए, अब ये मैं पहले बता चुका हूं कि हिंदुस्तान में इस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। तो भारत में क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। भाई ठीक है। कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती है क्या? सर बिल्कुल नहीं करती है। तो कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लिया नहीं था, इसका बॉयकॉट किया था। गांधी जी का यही आह्वान था कि हम लोग अंग्रेजों की किसी भी बात को नहीं मानने वाले हैं। ठीक है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यही फैसला था। अब क्या किया गया? अंग्रेजों ने एक चाल चली। उनको मालूम था कि गांधी के बिना बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, और उस व्यक्ति जिसके पीछे हिंदुस्तान की लगभग आम जनता का समर्थन जिस आदमी को है और जो इंसान बीच का रास्ता निकालने में माहिर है,
तो जिस इंसान की लोकप्रियता हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, तो ऐसे इंसान को भी साथ बैठाने की जरूरत है। तो इसी के चलते अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। कौन सी जेल में रखा गया था उनको? उनको पुणे की यरवदा जेल में रखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू को भी अरेस्ट कर लिया था, उन्हें इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया था। तो गांधी जी कहाँ है? जेल में। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म होता है, तो अंग्रेजों ने पहली चाल क्या चली कि भाई पहले इस बंदे को जेल से बाहर निकालो। तो उन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया, बिना किसी शर्त के गांधी जी को रिहा कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने किया क्या था, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ और हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में जब ये फैलना शुरू होता है और अलग अलग लीडर निकल के आते हैं, तमिलनाडु की बात की थी हमने, कल पढ़ा था ना, बंगाल की बात की थी, असम की बात की थी, है ना, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की बात की थी, पेशावर की बात की थी, बिहार की बात की थी, महाराष्ट्र की बात की थी, मध्य प्रांत की बात की थी, कर्नाटक की बात की थी। तो बहुत व्यापक स्तर पे ये आंदोलन फैल गया था। तो अंग्रेजों ने पहला काम क्या किया? अंग्रेजों ने पहला काम यही किया कि उन्होंने कांग्रेस को जो है वो अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, अब कांग्रेस कोई भी काम करेगी तो वो इलीगल होगा। तो इस संगठन को ही उन्होंने बैन कर दिया। इस संगठन के द्वारा जो भी काम किए जा रहे थे उन सारे के सारे एक्टिविटीज को इलीगल घोषित कर दिया और कांग्रेसी नेताओं को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कुचलने का उनका एक तरीका था। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देख लिया था कि गांधी के बिना, कांग्रेस के बिना बात नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई कांग्रेस भी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसे में अंग्रेजों ने पहली चाल क्या चली? उन्होंने यही चाल चली कि गांधी जी को पहले तो बिना किसी शर्त के उन्होंने जेल से बाहर कर दिया, रिहा कर दिया। अब गांधी जी आगे जेल से बाहर, जनवरी की बात थी, जनवरी 1931 में। ठीक है, जेल से बाहर आने के बाद में गांधी जी के साथ बातचीत शुरू होती है। लॉर्ड इरविन जो है बातचीत करना की कोशिश शुरू कर देते हैं कि भाई गांधी और मेरे बीच कुछ बातचीत हो तो बात बने। अब गांधी जी और इरविन के बीच में बातचीत हो, इसके लिए प्रयास दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा अगर प्रयास देखें तो दो लोग करते हैं, एमआर जयकर और तेज बहादुर सप्रू। एमआर जयकर हिंदू महासभा से थे और तेज बहादुर सप्रू की बात करें तो अभी हम पढ़ के आए हैं, किससे थे? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन से थे तेज बहादुर सप्रू। तो एमआर जयकर और तेज बहादुर सप्रू ये प्रयास करते हैं कि गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में कैसे ना कैसे करके बातचीत हो, दोनों के बीच में किसी मुद्दे के ऊपर सहमति बने, ताकि उन्हें भी अगले साल होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल किया जाए। ठीक है, तो यही याद रखना है। इसके चलते क्या हुआ, एमआर जयकर और तेज बहादुर सप्रू, इन दो लोगों का नाम याद रखेंगे। ये कहां से हैं? ये है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन से, और एमआर जयकर साहब है हिंदू महासभा से। इन दोनों राष्ट्रीय नेताओं के प्रयासों के चलते गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में बातचीत शुरू होती है फरवरी के महीने में दिल्ली में। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि इस बातचीत का रिजल्ट क्या निकला। बातचीत का रिजल्ट निकलता है साथियों कि गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हो जाता है, और उस समझौते को कहते हैं गांधी इरविन समझौता। तो अभी हम देखने वाले हैं गांधी इरविन समझौता क्या था, क्या बातचीत हुई और क्या निष्कर्ष निकलता है। तो 26 जनवरी 1931 का दिन था। 13 जनवरी 1931 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया, याद है? 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था और 13 जनवरी 1931 को खत्म हो गया। 26 जनवरी 1931 का दिन था और हमारे महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के जेल से क्या कर दिया? जेल से उन्हें रिहा कर दिया। किसे? गांधी जी को। ठीक है, उसके बाद फरवरी से बातचीत शुरू होती है दो लोगों के प्रयासों से। कौन दो लोग थे? हिंदू महासभा के थे एमआर जयकर, और इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के थे तेज बहादुर सप्रू। इन दोनों व्यक्तियों के, इन दोनों राष्ट्रीय नेताओं के प्रयासों से गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है दिल्ली में। ठीक है, 17 फरवरी से। तो ये याद रखेंगे, तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर के प्रयासों से गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में 17 फरवरी से दिल्ली में बातचीत शुरू हो जाती है, और इस बातचीत का रिजल्ट निकलता है गांधी इरविन समझौता। कब होता है ये? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हो जाता है, जिसे गांधी इरविन समझौता या फिर गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, गांधी इरविन समझौता फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में होता है।
ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले हो गया है क्योंकि वो फर्स्ट है। गांधी इरविन समझौता क्या होगा, मार्च में होगा। कब, 5 मार्च 1931 को। तो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। अब इस समझौते में कौन कौन सी ऐसी बातें थी, क्या ऐसी बातें थी जिनके ऊपर सहमति बनी और जिसके बाद कांग्रेस जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होती है, उन चीजों को देख लेते हैं। तो उन चीजों को अगर देखें तो सबसे पहली बात यही थी कि लॉर्ड इरविन ने ये कहा था कि भाई सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो आपका मूवमेंट है इस मूवमेंट को खत्म करना पड़ेगा। उसकी पहली शर्त ये थी, ठीक है, कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने इस बात को मान लिया था। क्या किया, उन्होंने खत्म नहीं किया, होल्ड पे छोड़ दिया, स्थगित कर दिया, कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो पहली चीज क्या हुई कि कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। यानी इस समझौते की एक शर्त, पहली शर्त यही थी कि कांग्रेस जो थी उसने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए वो एग्री हो गई। ठीक है साहब। दूसरी बात कांग्रेस ने अपने कुछ सुझाव रखे कि अगर इन इन मुद्दों पे चर्चा होती है तो हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो वो मुद्दे क्या थे वो देख लेते हैं। कांग्रेस ने क्या स्वीकार कर लिया कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। याद रखना, कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दूसरे गोलमेज सम्मेलन के टाइम चल रहा था, बिल्कुल नहीं, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हो गया था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं, वो शर्तें ये हैं कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो उस समय जो संवैधानिक सुधार के लिए जो भी प्रपोजल रखे जाएं उन प्रपोजल में ये चीजें जरूर होनी चाहिए। कौन कौन सी, तो होनी चाहिए कि संघीय शासन व्यवस्था की बात की जाए, ठीक है, साथ ही साथ उत्तरदायी शासन व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, और भारत के हित को देखते हुए प्रतिरक्षा, नेहरू रिपोर्ट याद करो, उसमें बात थी प्रतिरक्षा समिति का गठन किया जाए, ठीक है, नहीं उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाए, एक उच्चतम न्यायालय हो हिंदुस्तान में, एक लोक सेवा आयोग का संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश में था। तो एक चीज तो ये कही कि भाई संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा हो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उत्तरदायी शासन व्यवस्था को लेकर चर्चा होनी चाहिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, साथ ही साथ भारत के हित को देखते हुए एक प्रतिरक्षा समिति की स्थापना हो, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। साथ ही साथ जो विदेशी मामले हैं उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज हैं, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो माइनॉरिटीज के हितों से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा होनी चाहिए। यानी इन मुद्दों से जुड़े हुए डिस्कशन जरूरी है और सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए, इन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करके एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। और कंक्लूजन कैसा हो कि भाई कुछ पॉजिटिव रिजल्ट वहां से निकल के आए। अगर ऐसा होता है तब तो हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, वरना हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। तो लॉर्ड इरविन को झुकना पड़ा, उसने मान लिया क्योंकि वो चाहता था, उसके ऊपर दबाव था पीछे से। ठीक है, ब्रिटेन की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो हिंदुस्तान से सहानुभूति भी रखती थी, कुछ ऐसे लीडर भी थे, अंग्रेजों में सबके सब बेकार नहीं थे, कुछ ऐसे महानुभाव भी थे जिनकी सिंपैथी थी, सहानुभूति थी, और वो चाहते थे, उनको पता था अंग्रेज गलत कर रहे हैं, ठीक है, अंग्रेज गलत कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो वो भी चाहते थे कि कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाएं। तो संवैधानिक सुधारों की मांग वो भी कर रहे थे। और ये दबाव जब लॉर्ड इरविन के ऊपर आया तो भाई उसे गांधी जी के सामने यहाँ झुकना पड़ा। तो उसने कहा ठीक है, हम एग्री हैं, हम प्रतिरक्षा समिति के मामले पे बात करेंगे, हम विदेशी मामलों को लेकर बात करेंगे, आपके यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं उनके हित सुरक्षित हो, संरक्षित हो, उनके हितों की रक्षा हो, इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू हो, उसको लेके हम चर्चा करने को तैयार है। मतलब इलेक्शन वाली बात होगी कि आप जो कहेंगे वो हम मान लेंगे। तो इस समय इरविन को मानना था, तो उसने कांग्रेस को कह दिया कि ठीक है, ये सारी चीजें हमें मंजूर हैं। तो
कांग्रेस ने भी कहा ठीक है हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये दूसरी चीज थी। पहली क्या थी कि कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पोस्टपोन कर देती है, खत्म नहीं किया है, याद रखना। दूसरी चीज क्या हुई कि कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होगी, उसने अपनी कुछ बातें रखी, ठीक, उसको लॉर्ड इरविन ने मान लिया। ये पहली लॉर्ड इरविन की शर्त थी। लॉर्ड इरविन ने यही कहा कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दो। तो कांग्रेस ने क्या कहा कि भाई हम पोस्टपोन कर देते हैं। तो एक दूसरे की बातें, समझौते में क्या होगा, कुछ बातें सामने वाले की माननी पड़ेगी, कुछ हमारी भी सामने वाले को माननी पड़ेगी। तो इस तरीके से करके बातचीत चल रही थी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे हुआ गांधी और इरविन के बीच में ये बात हुई। गांधी जी ने ये कहा कि भाई आपने हमारे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर रखा है, और वो है कौन, राष्ट्रीय नेता है, स्वतंत्रता सेनानी है। भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके ऊपर कोई और अपराध है। ठीक है, हम जब भी कोई मूवमेंट शुरू करते हैं तो आपकी जड़ें हिल जाती है और आप हमारे लोगों को उठा के जेल में डाल देते हो। भाई आपका यही चाह रहा है। तो आपने हमारे बहुत सारे लोगों को, यानी जो राजनीतिक बंदी हैं, उनको आपने गिरफ्तार कर रखा है बेफालतू में, बेफिजूल, उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। तो गांधी जी की ये शर्त थी कि जिन राजनीतिक कैदियों पर हिंसा का आरोप नहीं है उनको रिहा कर दिया जाए। ठीक है, लॉर्ड इरविन के सामने ये शर्त रखी और इरविन ने इस चीज को मान लिया कि भाई ठीक है, जिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर किसी प्रकार का वायलेंस का अगर कोई चार्ज नहीं है तो भाई हम उन्हें छोड़ देंगे। तो ये बिंदु कहीं ना कहीं क्या हुआ, गांधी के अगेंस्ट में गया। कैसे? क्योंकि उस समय हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें फांसी अनाउंस हो चुकी थी। और जो कांग्रेस में युवा राष्ट्रीय दल था और जो वामपंथी दल थे, उनकी यही डिमांड थी कि भाई जब आप बातचीत ही कर रहे हो, आज मौका है तो आप उन्हें भी छुड़ाओ। ठीक है, लेकिन उनकी फांसी को लेके किसी प्रकार की कोई बातचीत यहां नहीं की जाती है। तो ये जो था, ये गांधी के पूरे पॉलिटिकल कैरियर पे एक तरीके से एक धब्बे के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, कि यहां इस बात को लेके तो हर कोई नाराज था गांधी जी से। तो ये तीसरी शर्त थी, इसको भी मान लिया था इरविन ने कि ठीक है, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई हिंसा का आरोप नहीं है उनको हम छोड़ देंगे। साथ ही साथ विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के ऊपर धरना करना की अनुमति मिल गई थी भारतीयों को कि भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश माल का विरोध ना करें। तो वहां पे गांधी ने कहा कि नहीं, हमारे लिए विदेशी सब विदेशी है, अंग्रेज से, चाहे ब्रिटेन से आए, चाहे पुर्तगाल से आए, चाहे स्पेन से आए, चाहे डच से आए, कहीं से भी आए, हमारे लिए विदेशी है। तो हम विदेशी वस्तुओं का तो बहिष्कार करने का हमारा दायित्व है। भाई हमारे हित तो संरक्षित करें हम, हमारे शिल्पकार हैं, हमारे जो वीवर्स हैं, जुलाए हैं, उनका क्या, उनका भी ख्याल रखना हमारा हक है। तो ऐसे में विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की अनुमति अंग्रेजों की तरफ से हमें मिल गई। देखो यहाँ सब लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उस आदमी का एक ही मकसद है, कैसे ना कैसे करके कांग्रेस को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेके आया जाए, और उसके लिए वो अभी हाँ कर रहा है। कौन हाँ कर रहा है? लॉर्ड इरविन। क्या क्या हाँ किया कि ठीक है, हम आपके जो राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ देंगे, ठीक है, आप धरना प्रदर्शन कर लेना। भाई धरना प्रदर्शन तो पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से ही होते आ रहे थे, तब क्यों लाठियां भाजी जाती थी लोगों के ऊपर? लेकिन क्या है कि अंग्रेजों ने समय समय पे जो उनकी जो प्रायोरिटी थी ना, उसको पूरा करने के लिए वो कहीं तक झुक जाते थे। वो गांधी के आगे झुके हुए। और देख लेते हैं, नमक कर के लिए छूट मिल गई। पहले क्या था, मैंने आपको बताया था दांडी यात्रा में क्या क्या सबसे बड़ा मुद्दा था, नमक सबसे बड़ा मुद्दा था, साल्ट टैक्स सबसे बड़ा मुद्दा था, साल्ट के प्रोडक्शन के ऊपर जो अंग्रेजों की मोनोपोली थी वो सबसे बड़ा मुद्दा था। अब क्या हो रहा है, इरविन यहाँ पे भी झुकने को तैयार है कि ठीक है, कोई नहीं, भारतीयों को जो है बिना टैक्स दिए समुद्र तट पे या समुद्र के किनारे जाके नमक बनाने की अनुमति है। मतलब वो कौन होता है अनुमति देने वाला, उसे अपने बाप दादाओं से पूछना पड़ेगा। और वो बाप दादा कहाँ है? वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठे हैं। लेकिन वो बंदा अभी भी हाँ कर रहा है। चलो कोई नहीं, क्या कहा, बिना नमक कर दिए भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार है। तो भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिल गया, भारतीयों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार मिल गया। जिन राजनीतिक बंदियों के ऊपर हिंसा का आरोप नहीं था उनको छोड़ देंगे, इस बात के लिए भी तैयार हो गए। कांग्रेस के 5-6 मुद्दे थे जिन पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा होनी थी, वहां के लिए भी लॉर्ड इरविन ने कहा फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, आइए आपके हर मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। अरे इसीलिए तो हम बैठे हैं, साथ मिलके बैठ के बात करेंगे। तो हर चीज के लिए वो इंसान झुका हुआ है, क्योंकि उसका एक ही मकसद था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है
और पिछली बार क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में वो हिंसा होती है, गोरखपुर में चोरा चोरी कांड होता है, उस टाइम भी वो आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से फैला हुआ था, गांधी जी ने उसको वापस ले लिया उस हिंसा के बाद में। तो पॉपुलैरिटी और जब रिजल्ट दिखा, अंग्रेजों की जब जब जड़ें हिलनी शुरू हुई वो झुक जाते हैं, उसके बाद उसमें एक ब्रेक लगा दिया, उसको विराम दे दिया, भारतीय लीडर्स की फिर आलोचना शुरू हो जाती है, हमारे लोगों में जो यूनिटी है उसको तोड़ना शुरू कर दिया। अब आजादी के सपने और 2 साल 5 साल आगे पोस्टपोन्ड हो गए, फिर उस लीडर को फिर मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो आएगा, फिर पहचान बनाएगा, फिर लोगों को एकजुट करेगा, समझाएगा, फिर कोई अगले आंदोलन के लिए प्लानिंग करेगा, इतने में अंग्रेज फिर कोई चाल चल देंगे। तो ये क्या है, उनके तरीके थे। पर चलो इसी तरीके में क्या एक अगली बात और मान ली कि हमने कांग्रेस को अवैध घोषित किया था, कांग्रेस की गतिविधियों का अवैध घोषित किया था, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी। यानी हम लोगों ने क्या किया, जब आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूं, तो अंग्रेजों ने क्या किया, लॉर्ड इरविन वाइसराय था, क्या निर्देश दिया, कांग्रेस इलीगल है, अवैध संगठन है, कांग्रेस की एक्टिविटीज को बैन करो, सारी एक्टिविटीज बैन कर दी, लीडर्स को जेल में डाल दिया। तो उसने कहा कि जो आपातकालीन अध्यादेश हमने जारी किया हम उनको वापस लेते हैं। गांधी जी की ये डिमांड थी कि आपने अभी तक जो उलफेल किया है ना, हमें इलीगल कर दिया, हमें बैन कर दिया, हमारी एक्टिविटीज को बैन कर दिया, हमारे लोगों को जेल में डाल दिया, उसका क्या। बोला आप सर्वे सर्वा है साहिब, आप कहते हैं तो ये अध्यादेश हम वापस लेते हैं। तो लॉर्ड इरविन यहां सहमत हो गया कि जितने आपातकालीन अध्यादेश हमने लागू किए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में, वो सारे के सारे हम अपने ऑर्डर वापस ले लेते हैं, और जिन लोगों की संपत्ति जब्त की है उन्हें संपत्ति वापस कर देंगे, जिन लोगों को अरेस्ट किया है उन्हें बाहर छोड़ देंगे, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया था उनको उनके ऊपर से बैन हटा लेंगे, आप अपनी एक्टिविटीज को ऐसे ही करते रहो, पर आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ। तो लिपापोती पूरी की जा रही है। चलो ये भी गांधी इरविन समझौते की एक शर्त थी कि भाई गांधी जी ने कहा आपातकालीन आदेश वापस लिए जाए, इरविन तैयार हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या था कि जितनी प्रॉपर्टी अंग्रेजों ने जब्त की है भारतीयों की, वो सारी की सारी उनको वापस दे दी जाएगी। इरविन इसको भी मान लेता है। अब देखो इरविन ने ये बात मान ली, ये बात मान ली, ये बात मान ली, ये बात मान ली, ये मान ली, इरविन बातें मान रहा है। मैंने आपको बताया ना अंग्रेज चालाक है, उन्हें हमारी रिदम तोड़नी थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रभाव बहुत ज्यादा था और अंग्रेजों की जड़ें हिल रही थी। तो हमारी रिदम तोड़ने के लिए क्या किया, सामने आ गया हाथ जोड़ के, ठीक है गांधी जी आप आ जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करेंगे वहां लंदन में बैठ के। इतने में उसे पता था भारतीयों का जो उत्साह है वो मंदा पड़ जाएगा। भाई पढ़ना है पहले, क्योंकि हम क्या करेंगे, पीछे क्या हुआ उसके साथ जोड़ेंगे। तो पीछे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, वो भी अपने चरम पे था। जब वो असली बूम पे था, वो चोरी चोरा कांड की वजह से वापस लेना पड़ा। हुआ क्या, कांग्रेस से स्वराज दल निकल गया, एक नई पार्टी बनती है। जैसे तैसे करके गांधी जी ने वो कांग्रेस विभाजन को रोका, एकजुट करने की कोशिश की। अब सेम कहानी यहाँ पे रिपीट की जा रही है, पर चलो कोई नहीं। अब क्या होगा, हमारे लोगों ने क्या कहा, के एम मुंशी साहब का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या कहा गांधी इरविन समझौते को लेके, के एम मुंशी साहब ने इस समझौते को लेके ये कहा कि भारत के संवैधानिक इतिहास में, भारत के संवैधानिक इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना है। कौन सी, गांधी इरविन के बीच में जो समझौता हुआ है 5 मार्च 1931 को, ये भारत के संवैधानिक इतिहास में, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये बहुत बड़ी चीज है। क्या बोले, युग परिवर्तन की घटना है। वाजीवा, के मुंशी साहब का स्टेटमेंट है। के मुंशी साहब ने ये कहा कि गांधी इरविन समझौता भारतीय संवैधानिक इतिहास में युग को बदलने वाली घटना है, युग परिवर्तन की घटना है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, उन्हें उस समय परिस्थिति के अनुसार जो सही लगा, हो सकता है हमें वो चीज सही नहीं लग रही हो, ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही। तो ये याद रखेंगे, किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने गांधी इरविन समझौते को की तुलना युग परिवर्तन के साथ में की थी, तो वो के एम मुंशी साहब थे, ठीक है। सरोजनी नायडू जी क्या बोलती हैं, इन्होंने गांधी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दे दी। चलो हमारे वाले तो महात्मा थे, इरविन को कौन से एंगल से महात्मा कहा गया, ठीक है, लेकिन इन्हें लगता है कि भाई उस समय बहुत सारी डिमांड्स इरविन ने मान ली, इधर हमने मान ली, तो इस बात को लेके शायद उनका वो परसेप्शन होगा। बाकी हम आज बात कर रहे हैं, वो उस समय थे, तो जिन्होंने फेस किया उनका नजरिया कहीं ना कहीं हमसे बेहतर ही होगा। तो यहाँ ये दोनों चीजें याद रखेंगे कि एम मुंशी साहब कहते हैं कि ये युग परिवर्तन की घटना थी गांधी इरविन समझौता, और सरोजनी नायडू जी
जिन्होंने 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये कहती हैं कि जो गांधी और इरविन है ये क्या है, ये दो महात्मा है। लेकिन एक इंसान था जिसने इस समझौते का विरोध किया था और उसका नाम था यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने गांधी इरविन समझौते का क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, तो ये गांधी इरविन समझौते के बारे में चीजें थी। तो आज हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा 5 मार्च 1931 गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। समझौते करवाने के लिए जो दो लोग थे, तो गांधी और इरविन के बीच बातचीत को शुरू करवाते हैं, वो थे एम.आर. जयकर साहब, और दूसरे कौन थे, एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, इन लोगों ने समझौता करवाया गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, और उस समझौते के तहत बहुत सारी बातें हुई। के मुंशी साहब ने इस समझौते को युग परिवर्तनकारी घटना कहा। सरोजिनी नायडू जी ने कहा कि भाई ये दो महात्मा हैं, और यूसुफ मेहर अली ने इस समझौते का खुल के विरोध किया था। ठीक है, तो छोटे छोटे कई सारे सवाल बनेंगे, हम याद रखने वाले हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, कहाँ हुआ, अध्यक्षता किसने की, उद्घाटन किसने किया, कुल सदस्य कितने शामिल हुए, कितने भारतीय प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि थे। ठीक है, हिंदू महासभा से कौन कौन था, मुस्लिम लीग से कौन कौन था, कांग्रेस से कौन कौन था। ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन से कौन था, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया, सिखों का प्रतिनिधित्व किसने किया, एंग्लो इंडियन या ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो ऐसे करके तमाम सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप तैयार करेंगे। उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ, कब हुआ, ठीक है, किन लोगों की भूमिका रही, और याद रखना शर्तें क्या क्या थी, क्या किन किन चीजों पे सहमति बनी। आजकल ये सवाल आते हैं, तो शर्तें क्या थी। और ये फिर तीन लोग, यूसुफ मेहर अली ये अपोज करते हैं, सरोजनी नायडू जी ने इन दोनों को महात्मा कहा, और जो हमारे के मुंशी साहब हैं, इन्होंने इस समझौते को संवैधानिक विकास में युग परिवर्तन की घटना कहा था कि भाई बहुत बड़ी घटना है ये भारत के संवैधानिक इतिहास में, जो युग को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि क्या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी शामिल होते हैं, बिल्कुल शामिल होंगे, और देखेंगे उसकी क्या क्या घटनाएं थी। तो साथियों, आज तक को अगर हम देखें, इस वीडियो तक की अगर बात करें, तो कुल मिला के 7 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, ये 8वीं वीडियो है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने बूम पे है, बहुत अच्छे तरीके से हम इस चीज को कर रहे हैं। आप वीडियोस को देखें, बार बार देखें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथियों तक भी पहुंचाएं, और कमेंट्स भी करें, और जो हमारा चैनल है द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप, उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट करने के बाद में हमें या आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री का आप लोगों ने 50% पार्ट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।